Good morning class. Welcome to the online class. So our previous video थी जो हमारी, उसमें हमने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय रीड किया था और उनके चैप्टर का नेम है नमक का दरोगा। आशा करते हैं कि आपको प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपकी फिर भी कोई जीवन परिचय में कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आज हम प्रेमचंद जी का पाठ का जो सार है, जो समरी है, उसको हम रीड करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एज वी नो कि सार का यही बेनिफिट होता है कि क्वेश्चन आंसर में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा स्टूडेंट्स प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेमचंद जी ने, लेखक ने, समाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसकी पोल खोलते हुए एक ईमानदार व्यक्ति की व्यथा तथा उसे मिलने वाले ईमानदारी के फल का चित्रण किया है। स्टूडेंट्स अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या निकलता है कि एक तो प्रेमचंद जी ने जो अपने समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें जो करप्शन फैल रहा है, मतलब कि भ्रष्टाचार जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका वर्णन किया है। और एक जो ईमानदारी व्यक्ति की व्यथा है और उसकी जो मेहनत का जो उसे मिलने वाला फल है, मतलब उसकी जो सक्सेस का फल है जो मिलने वाला है, उसका भी उन्होंने एक बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। आगे है स्टूडेंट्स कि जब नमक का विभाग बना था ना, जब नमक का विभाग बना तो इसकी भी कालाबाजारी होने लगी, मतलब चोरीबाजी होने लगी, रिश्वत देके खरीदा जाने लगा, भ्रष्टाचार इसके माध्यम से भी चलने लगा। अधिकारी रिश्वत लेकर इस चोर बाजारी को अनदेखा कर रहे थे। अनदेखा मीन्स नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, इग्नोर कर रहे थे। इन्हीं दिनों मुंशी वंशीधर नौकरी की तलाश में निकले। अब इस चैप्टर में कोई मुंशी वंशीधर पर्सन है जो एक नौकरी की तलाश में निकले हैं। उनके पिता वृद्ध हो गए थे, मतलब बूढ़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। उन्होंने पुत्र को बहुत समझाकर विदा किया, मतलब बहुत ही समझाकर विदा किया कि वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी से भी परहेज नहीं करना, कि जो तेरी सैलरी होगी उसके साथ साथ जो अपनी ऊपरी आमदनी होगी उससे भी परहेज नहीं करना। वंशीधर ने सब कुछ सुना, मतलब अच्छे से सुना समझा, परंतु उसे अपने धैर्य, बुद्धि और आत्मअवलंबन पर पूरा विश्वास था। मतलब उसके अंदर एक पूरा कॉन्फिडेंस था, अपनी इंटेलिजेंसी पर, अपने कॉन्फिडेंस पर पूरा ट्रस्ट था। उसे नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई, उसको जॉब मिल गई। नमक का दरोगा, दरोगा होता है मतलब जो एक सीनियर होता है। उस विभाग में वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी भी बहुत थी, मतलब उससे ऊपर से पैसे भी काफी बनते थे। उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए, बहुत इंप्रेस हुए, खुश हुए तथा पड़ोसियों के हृदय में कांटे चुभने लगे। आपको ही पता है स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन को सक्सेस मिल जाती है, किसी भी पर्सन को सक्सेस मिलने से जो उसके नेबर होते हैं, कोई भी पड़ोस होती है, तो कई पड़ोस वालों के कांटे चुभने लग जाते हैं, मतलब जलन करने लगते हैं उनसे। सर्दियों की रात के समय दरोगा वंशीधर की नींद अचानक खुली, मतलब उसकी नींद अचानक से खुली सडनली। तो उन्हें नमक दफ्तर से कुछ दूर बहती हुई जमुना के, जो नमक के दफ्तर से कुछ दूर जमुना थी, उसका बहते हुए जल प्रवाह के स्थान पर, जो जल प्रवाह का स्थान था, प्लेस था, पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मलाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मतलब जो गाड़ियों की गड़गड़ाहट थी और जो मलाहों का कोलाहल था, उसकी आवाजें उसको सुनाई दी। उन्हें कुछ गोलमाल होने की संभावना लगी, मतलब कुछ गड़बड़। वे वर्दी पहनकर, तमचा जेब में रखकर, घोड़े पर सवार होकर जमुना के पुल पर जा पहुंचे। वो वहां पर पहुंच गए। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार, कतार होता है लाइन, पुल के पार जा रही थी। उनके पूछने पर गाड़ी वालों ने बताया कि ये दातागंज के पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां हैं। मतलब जो दातागंज एक पंडित हैं, उनके अलोपी दीन की ये गाड़ियां हैं। पंडित अलोपी दीन उस क्षेत्र के सबसे अधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लाखों का लेन देन था, मतलब पैसों का लेन देन लाखों तक था, तथा सभी अफसर उनके मेहमान बनते थे, मतलब उनके आगे मेहमान बनते थे। दरोगा जी ने यह पूछने पर पता चला कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला कि कानपुर जाएंगी। उसमें क्या लदा है यह जानने के लिए जब दरोगा जी के बोरों को टटोला तो उनमें नमक के ढेले थे। मतलब जो बोरों को टटोला, मतलब जो उनकी बोरियां थी उनको टटोला तो उनमें नमक के ढेले थे। मतलब नमक का दरोगा चैप्टर में नमक की भी चोर बाजारी हो रही थी, काला बाजारी हो रही थी। उन्होंने वो गाड़ियां वहीं रोक दी।
आगे है, पंडित लोपीदीन की जब इस घटना का पता चला तो तुरंत घाट की ओर चल पड़े। वहां मतलब जमुना के घाट पर उन्हें पूरा विश्वास था, पूरा ट्रस्ट था, पूरा यकीन था कि वे रिश्वत के बल पर दरोगा को खरीद लेंगे। मतलब दरोगा को भी पैसे देकर खरीद लेंगे ताकि वो गाड़ियां उनकी आगे जाने दें और उनकी गाड़ियां निकल जाएंगी। उनकी मान्यता थी, उनका मानना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। ये उनकी थी, पंडित लोपीदीन की थी थिंकिंग कि सब कुछ आजकल पैसे का है। वे वंशीधर को रिश्वत देना चाहते हैं, परंतु वंशीधर कोड़ियों पर ईमान बेचने वाले व्यक्ति नहीं थे। मतलब वो पैसों पर अपना ईमान नहीं बेचना चाहते थे। वे जमादार बदलू सिंह को लोपीदीन को हिरासत में लेने की आज्ञा देते हैं। मतलब जो उनके बदलू सिंह थे, जो होते हैं ना पुलिस के नीचे हवलदार होते हैं, वो कहते हैं अंडर अरेस्ट कर लो इसको, तो वो कह रहे हैं कि इसको भी आप लोपीदीन को हिरासत में लेने की आज्ञा दे देते हैं। इस पर लोपीदीन हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक उनसे किसी ने ऐसी कठोर बात नहीं की थी। वे वंशीधर को 40,000 तक की रिश्वत भी पेश करते हैं। मतलब 40,000 तक की रिश्वत का भी उसे ऑफर देते हैं, परंतु वंशीधर स्पष्ट कह देते हैं कि 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। वे बदलू सिंह को पंडित लोपीदीन को हिरासत में लेकर चलने के लिए कहते हैं कि इसे ले चला जाए। बदलू सिंह को अपनी और हथकड़ियां लेकर आते देखकर लोपीदीन मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर मतलब बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह चारों ओर इसी घटना की चर्चा थी। मतलब चारों ओर यही हल्ला हो रही थी कि लोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोपीदीन को हथकड़ियों में बांधकर अदालत में लाया गया। मतलब कटघरे में खड़ा किया गया, अदालत में लाया गया। अदालत के अधिकारी, वकील, मुख्तार, अर्दली, चपरासी आदि सभी उन्हें हथकड़ियों में देखकर हैरान थे। मतलब अदालत के जो अधिकारी थे, खुद वकील, मुख्तार, वो भी हैरान थे। अर्दली, चपरासी आदि सब उन्हें हथकड़ियों में देखकर हैरान थे कि जो इंसान आज तक सबको पैसों से खरीदता आया है, इसने वंशीधर को क्यों नहीं खरीद पाया। क्योंकि वंशीधर बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान थे स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी उनके उपकारों से दबे हुए थे। मतलब जो उनके जो उपकार थे, वो जो एहसान थे, उनसे दबे हुए थे। उन्हें उनका इस प्रकार कानून के फंदे में फंसना भी अचंभित लग रहा था। मतलब हैरानी पूर्वक सामने आ रहा था, अचंभित लग रहा था, क्योंकि वे अपने धन के बल पर कुछ भी कर सकते थे। मतलब पैसों के बल पर भी कुछ भी कर सकते थे। अदालत में भी धन चला और मुंशी वंशीधर का सत्य धराशाही हो गया। अदालत में भी धन चला और मुंशी वंशीधर का सत्य धराशाही हो गया। मतलब उसने अदालत में भी धन चला और मुंशी वंशीधर का सत्य धराशाही हो गया। मतलब यहां मुंशी वंशीधर का सत्य नहीं चला। अदालत में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाणों को निर्मूल और भ्रमात्मक बताकर उन्हें रिहा कर दिया तथा वंशीधर को चेतावनी दी कि वह भविष्य में होशियारी से काम करे, कि आगे भविष्य में वो होशियारी से काम करे, इंटेलिजेंस से काम ले। इस घटना के 1 सप्ताह के अंदर ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। वे घर आए तो उनके पिता ने उन्हें बुरा भला कहा। माता तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी, उसकी कामनाएं भी मिट्टी में मिल गई, क्योंकि बेटे को नौकरी से निकाल दिया। वो नौकरी की खुशी में ही तो 4 धाम की यात्रा पर जा रही थी उसकी माँ, पर उसकी भी मिट्टी में मिल गई तथा पत्नी ने कई दिनों तक ढंग से बात ही नहीं की। इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट बन चुका था, वंशीधर का 1 वीक बीत गया। मतलब 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या के टाइम, मतलब शाम के टाइम, एक सजा हुआ रथ उनके द्वार पर आकर रुका। मतलब उनके दरवाजे पे आकर रुका। इस वंशीधर के पिता अगवानी के लिए दौड़े और पंडित लोपीदीन को रथ से उतरता देखकर उन्हें झुककर दंडवत करने लगे। दंडवत मतलब उनको झुककर पैरों को हाथ लगाने लगे। तथा उनके वंशीधर के पिता अगवानी के लिए दौड़े तथा पंडित लोपीदीन को रथ से उतरता देखकर उन्हें दंडवत करने लगे तथा उनकी चापलूसी में लग गए। वे वंशीधर को बुरा भला कहने लगे तो लोपीदीन ने कहा कि ऐसा नहीं कहें, आपका पुत्र तो कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाला धर्मपरायण व्यक्ति है। वो कह रहा है कि आप अपने बेटे से नाराज ना होए, आपका पुत्र तो कुल तिलक मतलब बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है और पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल मतलब ऊंचा उठाने वाला, मान सम्मान देने वाला धर्मपरायण व्यक्ति है। मतलब आपके पुत्र से तो और भी पुरुषों को सीखने वाला कुछ है, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण करता है। मतलब धर्म के ऊपर वो अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। उन्होंने वंशीधर की प्रशंसा करते हुए उसे अपनी जायदाद का मैनेजर पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन्होंने वंशीधर की प्रशंसा करते हुए उसे अपनी जायदाद का मैनेजर, मतलब जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, जो भी उसके पास कैश था, उसको संभाल के रखने के लिए वो क्या कह रहा है कि उसे उसने मैनेजर का ऑफर दिया। उन्हें 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त, मतलब 6,000 का जो वार्षिक वेतन है
जो एनुअल इनकम के साथ साथ अतिरिक्त उसने बंगला, नौकर चाकर आदि देने का वचन भी दिया। यहां से स्टूडेंट्स हमें एक बात सीखने को मिलती है कि ईमानदारी करते रहो, फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। अब आप देखिए, ईमानदारी उसने की, भगवान ने उसकी परीक्षा ली, उसको नौकरी से भी निकाल दिया, पर आज वही खुद जो अलोपी दिन है वो खुद उसको क्या कह रहे हैं कि आप मेरे मैनेजर बन जाओ मेरी जायदाद के, उसके बंगला, नौकर चाकर भी आपको मिलेंगे, वचन दिया। वंशीधर ने समय इस पद के अयोग्य मानते हुए पद स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने ये चीज नेग्लेक्ट कर दी, मना कर दिया। परंतु अलोपी दिन के बार बार आग्रह करने पर, मतलब बार बार आग्रह करना मतलब बार बार रिक्वेस्ट करना, उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया। पद होता है स्टूडेंट्स पोस्ट, मतलब ये पोस्ट स्वीकार कर ली। अलोपी दिन ने प्रसन्न होकर, मतलब इंप्रेस होकर, खुश होकर वंशीधर को उन्होंने गले लगा लिया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पाठ का सार, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए और आप अपने डाउट को क्लियर करें। आपके जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो भी इसी में से ही बनेंगे। क्वेश्चन आंसर भी रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन आंसर, वन थिंग आई डिस्कस विद यू। क्वेश्चन आंसर रीड करने से पहले मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। जो हमारे गद्यांश है ना स्टूडेंट्स, गद्यांश का मेथड मैं आपको बता दूं। हमें एक स्टैंजा मिलता है 4-5 लाइंस में, 10 लाइंस में, जितनी भी लाइंस में हमें स्टैंजा मिलता है उसके नीचे हमें क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन मोस्टली यही होता है कि पाठ एवं लेखक का नाम बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ राइटर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन। तो हम पाठ एवं लेखक का नाम भी स्टैंजा को रीड करके दे देंगे, याद करके कि इस चैप्टर का, इस स्टैंजा का चैप्टर का नेम क्या था और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है वो राइट कर देंगे, और इस चैप्टर के नेम का राइटर कौन था उसको भी मेंशन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, नीचे और भी वो स्टैंजास के क्वेश्चन दिए होंगे जिसको आपने स्टैंजा में फाइंड करके जो लाइन मैच हो रही होगी क्वेश्चन के आंसर से कि हमें ये आंसर है इसका, तो हम उस क्वेश्चन के नीचे वो आंसर लिखेंगे। मतलब आपको उस स्टैंजा में से क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना है। लाइक हम आज एक स्टैंजा रीड करते हैं, मतलब एक गद्यांश रीड करते हैं, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए, फर्स्ट गद्यांश है हमारा, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घुस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकतांजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों को भी ललचाता था। अब देखिए, ये स्टैंजा दे दिया इन्होंने। इसमें अब एक बार आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो। पाठ और लेखक का नाम लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। पाठ का नाम हम लिख देंगे नमक का दरोगा और लेखक का नाम लिख देंगे हम प्रेमचंद। सेकंड है, नमक विभाग बनने से क्या हुआ। नमक विभाग बनने से स्टूडेंट्स क्या हुआ था। नमक विभाग बनने से नमक की कालाबाजारी होने लगी थी। देखिए, इसमें जैसे सेकंड लाइन में है तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे, मतलब वही कालाबाजारी होने लगी थी। ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है। यहां पर स्टूडेंट्स एक ही बात का वर्णन हो रहा है, नमक का। ईश्वर प्रदत्त वस्तु यहां पे नमक को कहा गया है। अधिकारियों के पो 12 क्यों थे, किस लिए थे, क्योंकि नमक की कालाबाजारी करने वालों से रिश्वत लेते थे और उन्हें कालाबाजारी करने देते थे, मतलब कोई भी उन्हें इस चीज पर मनाही नहीं थी। लोग नमक विभाग में नौकरी क्यों करना चाहते थे, क्योंकि इस विभाग में वेतन के अतिरिक्त ऊपर की आमदनी भी बहुत थी। मतलब हम अगर काला बाजारी करने दे रहे हैं तो हमें ऊपर की आमदनी, जिसको हम दे रहे हैं वो भी हमें ऊपर से पैसे दे के जाएगा। मतलब जिसको हम रोक नहीं रहे हैं तो हमें सैलरी के साथ साथ ऊपर की इनकम भी बनती रहती थी। इसलिए लोग क्या कहते थे कि हमें नमक के विभाग में नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए लोग नमक के विभाग में जॉब करना चाहते थे। दरोगा पद के लिए वकील क्यों ललचाते थे, क्योंकि नमक विभाग के दरोगा को अच्छा वेतन, घोड़ा, नौकर चाकर, अतिरिक्त ऊपर की आमदनी भी बहुत आ जाती थी, इसलिए चाहते थे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से साथ समझ आ गया होगा
और गद्यांश का मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप अपनी हेल्प बुक में देख लीजिएगा। जैसा कि एक स्टैंजा दिया गया होगा 4 और 5 लाइंस का, उसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर होंगे स्टैंजा में से फाइंड करके आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको किसी भी सार में प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आंसर की आपकी पीडीएफ आ जाएगी। और आपको स्टैंजा में गद्यांश में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका डाउट क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।